हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। फ्रेंड्स, तो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज 69 में बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि टेस्ट सीरीज आपका ऑफलाइन के माध्यम से करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपके नए पैटर्न पे आधारित है, जो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो नया पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा उसके अकॉर्डिंग है। और 150 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं जो टीचर्स बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 50 प्रश्न जो होगा आपका जीके जीएस से ही पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप लोग भी जरूर इस सेट को लगाइएगा। यहाँ से 150 क्वेश्चन कीजिएगा, यानी कि 3 सेट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका बाईलिंगुअल है, यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज की थोड़ा सा डिस्कशन हम देंगे, और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट सेट से नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सेट आपका 28 को कराया जाएगा, उसके 28 के बाद आपको जो है इसका पीडीएफ मिलेगा, तो फिर मैं वीडियो उसका प्रोवाइड करूँगी। आज हम टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। तो नवपाषाणकालीन स्थलों में बिहार में कौन सा शामिल है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है शेनुआर रोहतास का, ताराडीह गया, चिरांद सारण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से बात करें हम बिहार में प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद जो कि सारण में है, मनेर जो कि पटना में, चेचर, मनेर के बाद चेचर व कुतुमपुर जिसको बोला जाता है वैशाली में, ताराडीह गया का, शेनुआर रोहतास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इन स्थलों से पत्थर के बने सूक्ष्म औजार मतलब छोटा औजार तथा हड्डी से निर्मित उपकरण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं, कि कौन से लेखक की कौन सी रचना है। तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, मेगास्थनीज की रचना इंडिका है। टॉलमी की रचना ज्योग्राफी है, जियोग्राफी टॉलमी की है। पिलनी की रचना नेचुरल हिस्ट्री का है, पिलनी की रचना नेचुरल हिस्ट्री का। हेनसॉन्ग की रचना सीयू की, हेनसॉन्ग की रचना सीयू की। तो 3 1 2 4 ऑप्शन देखिएगा, 3 1 2 4 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। हीनयान से संबंधित पूछा गया है, तो सौद्रांतिक जो है हीनयान से संबंधित है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक कौन थे, वैभाषिक तथा सौत्रांतिक हैं। महायान के प्रमुख संप्रदाय माध्यमिका एवं विज्ञानवाद है, महायान के प्रमुख संप्रदाय माध्यमिका एवं विज्ञानवाद हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, बिल्कुल सही है, पूजक थे। पूछा गया है सही नहीं है, आपको बताना है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया, ये गलत है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं करवाया। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, ये जादू टोना में विश्वास रखते थे। और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहर और अन्य उत्खनन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वस्तु मिला है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। और हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन सभ्यताओं की भांति किसी मंदिर या विशेष पूजा स्थल का संकेत अभी तक नहीं मिला है। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, विशाल भवन को धार्मिक स्थान मानने में पुरातत्वविद अभी तक एक मत नहीं रहा। इसीलिए जो है इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन आपका बी जो है ऑप्शन वो गलत है, जादू टोना पर भरोसा करते थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी, कहाँ पे, राजगिरी में किया गया था। राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और इस संगति में जो है बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित भी किया गया था। छठा है, अग्रहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अग्रहर के संदर्भ में यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, ये जो है आपका कथन सही
है। यही पूछा गया ना कि अग्रहर के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी अग्रहर। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहर कहा जाता था, ठीक है। और यह भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी और प्रायः ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से इन बकायों को एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। क्वेश्चन 7, गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? अपहृत भूमि के अंतर्गत तो अगर हम बात करें तो वैसी भूमि को रखा जाता था जो बिना जोती हुई जंगली भूमि का। ऑप्शन सी, अपहृत भूमि के अंतर्गत बिना जोती हुई जंगली भूमि को रखा जाता था, ठीक है। वहीं अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जो होता था, क्षेत्र वो खेती के लिए जो उपयुक्त जमीन था उसको कहा जाता था, ठीक है। वास्तु मतलब बास करने योग्य, खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहा जाता था। और गोचर एक होता था जो पशुओं के चारा योग्य भूमि था, उसको गोचर कहा जाता था। 8 है, निम्नलिखित में कौन सा या से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि बात करें अगर हम हेनसोंग की तो 645 ईस्वी तक भारत में रहा था और वो बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा पढ़ने के लिए आया था, भारत से बौद्ध ग्रंथ ले जाने लिए आया था। वहीं इत्सिंग की बात करें, इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था और इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 गांवों के राजस्व से होता था। इसके अकॉर्डिंग ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। इसीलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए शानी की उपाधि ग्रहण की। उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया और वह सिकंदर के समान अपनी विजय पताका को दूर दूर तक फहराना चाहता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्लु वंश से। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में महानतम एवं भारत के महानतम शासकों में से एक था। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उनके संबंध में उनका संबंध तुल्लु वंश से था। अगर कालक्रम के अनुसार सजाया जाए तो सबसे पहले संगम वंश आता है, फिर शालूब वंश आता है, उसके बाद आता है आपका तुलु वंश, है ना, लास्ट में आता है आपका अराबिडू वंश। ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम आपसे पूछा जाता है। 11, निम्नलिखित में कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? तो कादरी सिलसिले का संस्थापक था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये जो था कादरी सिलसिले का संस्थापक था। कादरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी और भारत में इस सिलसिले की शुरुआत अगर पूछे तो सैयद मोहम्मद जिलानी ने किया था। भारत में सैयद मोहम्मद जिलानी ने किया था। 12, मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाल प्रणाली की शुरुआत की गई? 1580 में दहसाल प्रणाली की शुरुआत की गई मुगल काल में टोडरमल के द्वारा 1580 में। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में जब आईने ए दहसाल प्रणाली की शुरुआत किया और इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्ती कहा जाता है। 1580 याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित है? रहट का संबंध सिंचाई का साधन है। सिंचाई का साधन, ऑप्शन नंबर सी। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफी प्रचलन में था और इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था। रहट एक सिंचाई यंत्र था। पानीपत के युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो पानीपत के युद्ध के समय मराठा का पेशवा, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में, 14 जनवरी को, है ना, 14 जनवरी 1761 को होता है। और बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहा जाता है, पेशवा बना और इन्हीं के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच। तो आंसर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम तार
लाइन कोलकाता से आगरा शुरू किया गया। ये कथन जो आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, सभी सही है। 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच प्रथम तार लाइन की स्थापना की गई, 1853 में। 1854 में क्या हुआ, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और 1854 में ही लोक निर्माण विभाग का स्थापना भी किया गया। वहीं डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856। तो ये सारा कार्य इसी के अंतर्गत हुआ, इसी के अंदर में हुआ, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा सत्येंद्र नाथ बोस को 1863 में सफलता मिली थी। सत्येंद्र नाथ बोस को 1863 में, इसीलिए आपको इनमें से कोई सही नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। कौन था? सआदत खां। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सआदत खां, जिसे कि बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, उन्होंने किया था। उन्होंने नव स्वतंत्र अवध राज्य की राजधानी फैजाबाद को बनाया था, फैजाबाद को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? महिलाओं को, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 को माटेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, और इसी अधिनियम में पहली बार महिला को जो है, सबसे पहले इसमें पहली बार मताधिकार के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली की गई थी, और इसी अधिनियम के माध्यम से महिला को भी वोट डालने का अधिकार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी का अनिवार्य शर्त है? तो इसमें से लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था, उसने कहा था कि भारत राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। धन के निष्कासन सिद्धांत के संदर्भ में जारी वाद विवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, जिसके जवाब में दादा भाई नेरोजी ने कहा था विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है। इसी का जवाब दादा भाई नेरोजी दिए थे। निम्नलिखित में किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो वल्लभ भाई पटेल की जो प्रमुख भूमिका थी, खेरा सत्याग्रह, बलसाड़ सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब होता है? 1874 में। खेरा सत्याग्रह और नागपुर सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, बलसाड़ सत्याग्रह के माध्यम से वो गुजरात के बहुचर्चित सम्मानित नेता हो गए थे। बारदौली सत्याग्रह 1928 में उन्होंने सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने इन्हें दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है उपयुक्त में से सभी जो है वो सही आंसर है। मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेखक किसने लिखा था? नामक लेख किसने लिखा था? मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेख किसने लिखा था? तो इसे लिखने वाले हैं भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करवाने में बहुत जोर दिए थे, और अपनी मौत से कुछ हफ्तों पहले उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं लेख लिखे थे। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वार्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? हरिजन यात्रा 1933 से। 7 नवंबर 1933 को वार्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की, और 29 जुलाई 1934 तक अपनी 9 महीने तक वह देश का दौरा करते रहे। 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी किए थे इसमें उन्होंने। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। फ्लाउड आयोग का संबंध किससे था? तो फ्लाउड आयोग का संबंध भू राजस्व से था। किससे? भू राजस्व से। बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसे फ्लाउड आयोग के नाम से जाना जाता है, इसी आयोग ने सरकार को भू राजस्व की दर आधे से कम करके 1/3 की सिफारिश की थी, और इस आयोग की अनुशंसा के कारण बंगाल में 1946 के उत्तरार्ध बंगाल में तेभांग आंदोलन शुरू हो गया था। 1946 के, है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग भू राजस्व से संबंधित हो जाएगा। 25, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? आंसर है 1838 का, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा मद्रास 1908 का। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। 23वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। 1908 में मद्रास की जो 23वां अधिवेशन था, अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता में 1838 में की गई थी। आगे देखिए, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दलित भीमराव अंबेडकर। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? व्यापारी होमी मोदी, सिख सरदार संपूर्ण सिंह। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी आपका सुमेलित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सभी कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। दलित भीमराव अंबेडकर, व्यापारी होमी मोदी, सिख सरदार संपूर्ण सिंह। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अहमदिया आंदोलन का संस्थापक मिर्जा गुलाब अहमद था। कौन था? मिर्जा गुलाब अहमद। निम्नलिखित में किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम्स जोन्स ने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था और कालिदास द्वारा लिखी गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक था और 1789 में इसका अनुवाद किया था विलियम्स जोन्स ने अंग्रेजी में। राम प्रसाद बिस्मिल एवं आसफ उल्लाह खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, काकोरी संयंत्र केस। 1925 अगस्त में क्रांतिकारी आंदोलन ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजानों को लूट लिया और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्लाह खां को सहित 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। याद होगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान काफी व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया। कोलकाता की सड़कें वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी थी, है ना, और यही आगे चलकर गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आया था। क्रम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इसको औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त किया था बहादुर शाह प्रथम। कौन किया था? बहादुर शाह प्रथम। 1707 से लेकर 1712 के शासनकाल में शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह प्रथम जो था वो जजिया कर को समाप्त किया था। साहू को मुगल कैद से मुक्ति करवाया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि आदि महत्वपूर्ण कार्य भी यही बहादुर शाह प्रथम किया था। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील किसान विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1859 से 60 में। 1859 से 60 में नील किसान विद्रोह हुआ था। बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बिहार बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? बम्बई से। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार के नौसैनिक द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख कारण खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय अपमान, यही सब था। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1870 ईस्वी में विलियम हंटर, कौन था? विलियम हंटर
की पुस्तक इंडियन मुसलमान, विलियम हंटर की पुस्तक थी विलियम मुसलमान, वो लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और श्वेत चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ये कथन आपका सत्य है, आपको सत्य कथन ही बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयोग सरकार के प्रति जवाबदेही होता है। ये गलत है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। बिल्कुल केवल और केवल एक ही सही है। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी या श्वेत संवैधानिक निकाय है जो देश में चुनाव करवाता है। मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अन्य कार्य के निष्पादन में निर्वाचन आयुक्त कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। असत्य कथन पर विचार कीजिए। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीट समान है। सत्य कथन असत्य कथन बताना है। सत्य है। सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान है। ये कथन आपका गलत है। सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट समान नहीं है। जैसे दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में 2 है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार है ना, लद्दाख, पुडुचेरी, यहाँ लक्षद्वीप सभी में 1-1 सीटें हैं, तो समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है, बाकी सभी सही है। भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तीसरा स्थान पे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के उपखंड क के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया। तीसरे स्थान पे। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हुए न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बंदी, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षीकरण। बंदी प्रतिरक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तारीख या कारण गैर कानूनी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन बिल्कुल आपका सत्य है। 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधा के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। अगर उसका हनन होता है तो अनुच्छेद 15 के तहत वो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तो वह जो है न्यायालय का सहारा ले सकता है। आगे है, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर किया जाता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो वो 26वां है। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भारतीय रियासतों के शासकों के प्रीपर्स और विशेषाधिकार की समाप्ति से संबंधित है। वहीं 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 71वां की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा नमक कहें तो नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी को शामिल किया गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 43 देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो वी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे। टोटल ऐसे 6 व्यक्ति थे। 6 व्यक्ति को याद कीजिएगा। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे, दूसरे वी गिरी, तीसरे वी जति, चौथा आर वेंकटरमन, पांचवा शंकर दयाल शर्मा और छठा KR नारायण। ये 6 व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे। 45 देखिएगा, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण। विदेशी भ्रमण सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, ये भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के लिए पिछड़े वर्ग का आरक्षण के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी। सभी आपका कथन सुमेलित है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना, कंपोस्ट, लानोस। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये घास स्थल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ क्षेत्र में फैले होते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है, उसे कहते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में सवाना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ब्राजील का कंपोस्ट है और वेनेजुएला का लानोस है, जो कि सभी आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला है लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। 1000 पर 1000 की बात करते हैं यहाँ पे। 1000 ग्राम में लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होती है, प्रति 1000 ग्राम होती है, सॉरी। अगला है पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है? तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर जब उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा, तो वो बर्फ छत्रक हो जाएगा। पृथ्वी पर 100% जल का वितरण है, जिसमें महासागर के जो है महासागर 97.3% है महासागर। बर्फ छत्रक की अगर हम बात करें तो 2.0% आपका बर्फ छत्रक है। भूमिगत जल ग्राउंड वाटर जो है वो आपका 0.68% है। झीलों का मीठा जल जो है वो 0.009% है। एंड स्थलीय और समुद्र या नमकीन झीलें बोला जाए तो ये भी सेम ही है, 0.0009%। वायुमंडल आपका 119% है, और 19% है, 0.0019%। और नदियां हैं आपका 0.0001%। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बर्फ छत्रक हो गया सेकेंड। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? खगोलीय स्थिति जो आप देख रहे हैं, पहले सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी परिघटना में सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? ऑप्शन नंबर डी। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होती है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति में विद्युत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हाँ, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि सारी घटनाएं होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समझा जाए, मैं जैसा क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ, मेरे समझ से क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किस घटना को प्रकट करती है, मतलब जो क्रम बताया गया है। तो ऐसा अगर देखा जाए, बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की होती है, ऐसा है। बट इस सारे ग्रह के बारे में पूछा रहा है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए जो कारक उत्तरदायी जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? पेंटागोनिया अर्जेंटीना, आटाकामा उज्बेकिस्तान। यहाँ पेटागोनिया अर्जेंटीना सही सुमेलित है, क्योंकि आटाकामा उत्तरी चिली हो जाएगा, उत्तरी चिली आपका आटाकामा हो जाएगा।
काराकुम सोमालिया नहीं, काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और थार भारत एवं पाकिस्तान, तमलामकान चीन में, गोबी मंगोलिया एवं चीन में हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट का डिफरेंस, 4 मिनट का। तो आपसे 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर पूछा गया है, पश्चिमी देशांतर पर, एवं 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री देशांतर का अंतर होगा। तो 60 डिग्री बराबर आप कर सकते हैं 60 इंटू 4, है ना, तो 240 मिनट होगा। 240 मिनट कहने का मतलब कि 4 घंटा, है ना। तो 4 घंटा को इसमें जोड़ दीजिए, 4 में जोड़ देंगे तो 6 बज जाएगा, कितना, 6 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है, तो लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। ऑप्शन नंबर सी, लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल के मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है। तो कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही, 11%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में वृद्धि दर की कीमत 11%, जबकि वर्तमान कीमत पर 15% रही है, वर्तमान कीमत पर। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो वर्तमान में शहरीकरण का स्तर जो है वो 16.21% है, 16.21%। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार GSDP का जो होने का अनुमान है वो 2.98%, 2.98% होने का अनुमान है। बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर जो है वो 15.24% रहने का अनुमान है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताओं जिसे सप्तवर्षीय नाम दिया गया में शामिल नहीं है। तो सप्तवर्षीय इसमें शामिल आपका 7 चीज है। एक है समावेशी विकास, समावेशी विकास शामिल है। उसके बाद दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, दूसरा है। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश। चौथा है सक्षमता के सामने लाना, ये भी दिया हुआ है। 5वां है हरित विकास, 6ठा है युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। तो ये सभी आपका शामिल है, इसीलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 61 है कि भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे। तो इस प्रश्न का आंसर है 562 अरब डॉलर। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार की राशि 562 अरब डॉलर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की थी। तो एक वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को 1 वर्ष तक फ्री अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की। अगला है भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति का संबंध हो जाएगा
इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भंडारी समिति की स्थापना 1994 से 95 में ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए की गई थी। ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किसके द्वारा अनवर्त योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो अनवर्त योजना का प्रतिपादन 1978 से 80 के बीच लाया गया था गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में। ठीक है, गुन्नार मिडल द्वारा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ नियोजित विकास पर जोर देना। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्रकृति चयन का सिद्धांत जो दिया गया वो डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन किया है। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं, तो विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं इनमें से एक से अधिक, क्योंकि बात करें तो माइक्रोवैसिलस भी इसमें हो जाएगा। माइक्रोवैसिलस है एवं थायोवैसिलस। ठीक है, ये जीवाणु मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया यौगिक को नाइट्रेट गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए आंसर आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, इसीलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया सूर्य की प्रकाश की स्थिति में अपना भोजन बनाते, अर्थात ये स्वपोषी हैं। घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो ये सभी मोलस्का संघ के जीव हैं। घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं और इस संघ के जीव का शरीर कोमल होता है। कुछ जीवों का शरीर कैल्शियम निर्मित कवच के अंदर होता है और इस संघ के जीव पेशीय पाद द्वारा प्रचलन करते हैं। इनमें खुला परिश्चन तंत्र पाया जाता है। 69 पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होता है। लवक में पादप कोशिकाओं में वर्णक लवक में उपस्थित होते हैं जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। निम्न में उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है, तो उभयलिंगी पुष्प की विशेषता अंडप एवं पुंकेश्वर दोनों की उपस्थिति है। ऑप्शन सी। उभयलिंगी वो पुष्प होते हैं जिनमें मादा जननांग अंडप एवं नर जननांग पुंकेश्वर दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे आप मटर ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट दिया है ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। डाइसैकेराइड का जल अपघटन में संभव है। पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है। कौन सा सही है ये बताना है। आंसर सी 1, 2, 3 आपका सही है, 4 को छोड़ के। देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड शर्करा के एक अणु से निर्मित हैं, डाइसैकेराइड शर्करा के 2 अणु से निर्मित है और पॉलीसैकेराइड शर्करा के बहुत सारे अणु से, मतलब 2 से ज़्यादा से मिलके ये बने होते हैं पॉलीसैकेराइड। आगे देखिए 72 नंबर। निम्न में किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। देखिए पोटेशियम की कमी से अंगघात जोखिम होता है और फास्फोरस की कमी से कमजोर हड्डी एवं दांत होते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? तो अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से जो पदार्थ स्रावित होता है वो है आपका पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है। वही ये तो आपका गामा से हो गया। अल्फा से क्या होता है? अल्फा से ग्लूकोन पदार्थ स्रावित होता है और बीटा से इंसुलिन और एमाइलिन पदार्थ स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के यकृत में, यकृत यानी किडनी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो यूरिया का निर्माण होता है। अगला है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग की अगर हम बात करें
तो प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से सभी हो जाए, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि मलेरिया जो है वो भी प्रोटोजोआ से होने वाला है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ठीक है, सोने की बीमारी ये भी प्रोटोजोआ से होता है और इसमें जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रिपनोसोमा। और वेरियोलोसा से आपका चेचक होता है, वेरियोलोसा वायरस से होने वाला बीमारी है, विषाणु से चेचक होता है। तो आंसर आपका 2 इसमें सही है, ये ए और बी, इसीलिए डी आंसर करेक्ट दे दिया है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो होता है ये 611.65 पास्कल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9.46 इंटू 10⁻15 का कोटि मान कितना है? तो इसका कोटिन मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 कोटिन मान है इसका, 15 है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? तो दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्री बल पर जो होती है वो क्रियाशील होती है, अपकेंद्री बल पर। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान जो है वो जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन न हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, पहला। दूसरा क्या होगा कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, इसीलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है, पहला है। दूसरा दिया है, ये जो है आपका बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि सही कथन पूछा गया है। तो परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज कहलाता है, सत्य है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, ये गलत है। ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है गेज का, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, 3 सही है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉरी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्राश्रय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्राश्रय तरंग से अनुदैर्ध्य तरंगी होती है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई है, तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई जूल, किलोग्राम या केल्विन होगा, जूल, किलोग्राम या केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का पारस होता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का पारस 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, सी है ना। बैगनी का जो होता है वो 39 एंगस्ट्रॉम से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम होता है। जामुनी का 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन सी। विद्युत फ्यूज में उपयोग किए जाने वाला मिश्र धातु निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध वाला होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? तो स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम गुलाबी हाइड्रोजन है। क्या है? गुलाबी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि बात करें अगर हम अमोनिया क्लोराइड का NH4Cl और अमोनिया ब्रोमाइड का हो जाएगा NH4Br में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो किण्वन की बात करें तो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से इसे समझाया था। और इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक
ईस्ट जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बोनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, ग्लूकोज को ईस्ट के बाद आप देख सकते हैं ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। और किण्वन का प्रयोग शराब अथवा अल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। प्रकृति स्रोत एवं अम्ल यानी एसिड निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दही एस्कर्बिक अम्ल, आपका जो कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, दही एस्कर्बिक अम्ल गलत है। संतरा एसिटिक, संतरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो संतरा या नींबू इसमें भी सिट्रिक अम्ल होता है, ना कि एसिटिक होता है, तो ये भी आपका गलत है। टमाटर पालक में ऑक्जेलिक, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक, ये बिल्कुल आपका सत्य है, यही बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी। और आंसर आपका सी हो गया। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, दही या फिर खट्टा दूध में। टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल और संतरा नींबू में सिट्रिक और सिरका में एसिटिक होता है। अच्छा, आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कर्बिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर सी। जब अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। क्या है? NaOH। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट निकेल का अयस्क है, निकेल का अयस्क है। 94 नंबर प्रश्न है कि एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। तो एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो बात करें तो 2-2 होती है। कितना? 2-2 होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम रेयॉन को कहा जाता है, रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है और इसका उपयोग गर्मी के दिनों में पहनने जाने वाले कपड़ों के निर्माण में किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया? तो विश्वास स्वरूपम का अनावरण राजस्थान में किया गया, जो कि राजस्थान के नाथ द्वारम में किया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ और स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन चक्र जो है ये CBI ने शुरू किया है, जो कि साइबर क्राइम के विरुद्ध जारी किया है, साइबर क्राइम के विरुद्ध ऑपरेशन चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोटेरा गांव को भारत का पहला 24 आवर्स सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटा ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है गुजरात को। अगला देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में कौन इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है श्री कपिल कुमार शामिल नहीं है। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। इसमें PT उषा जो कि खेल से धाविका हैं वो शामिल है, इलैया राजा संगीत से हैं, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और के.वी. विजयेंद्र प्रसाद ये फिल्म निर्देशक हैं। इस 4 को शामिल किया गया जिसमें कपिल कपूर नहीं हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। निम्नलिखित में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। आंसर आपका जो सॉरी गलती बोल दिए, ऑप्शन भी नहीं है कर्नाटक राज्य, मैं नीचे वाला का आंसर बोल दी, सॉरी। राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है, वो खोला गया हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में, हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया?
तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म जो कि विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया। कहाँ पे? ये 1.5 किलोमीटर लंबे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो आंसर के क्वेश्चन के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई और आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब दोनों राज्य में पार्टी का दर्जा प्राप्त है। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? तो मिशन 929 लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है 929 को। आगे है 105 नंबर। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, ये गलत है। कह रहा है कि कथन सही नहीं है, गलत है ये। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ये भी आपका जो है ये भी सही नहीं होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो झांकी की पहली बार प्रस्तुति की गई है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है और इसमें दिया है कि परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई। कौन सा आपका जो है इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए एक मिनट, सही नहीं पूछा गया है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये गलत है। नवयुक्त अग्निवीर पहली बार परेड में हिस्सा बने, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबीसी की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कथन इसमें से एक ज़्यादा गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 106। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई? तो मीरा वैश्विक पहल की योजना बनाई बाजरा के लिए। किसके लिए? बाजरा के लिए। अगला है भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? तो भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है स्काई हॉक। क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक दिया गया है। जैसा कि आज ज्ञान बिंदु का सेट भी करवाया, उसमें भी आपको हम बताए थे। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें स्काई हॉक लिखा हुआ है ना, स्काई हॉक ही इसका सही है, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 108 दिया हुआ है। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को जो है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसने किया है? यूएई ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात किया है, संयुक्त अरब अमीरात याद रखिएगा। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो फिजी में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? तो अब इसकी अगर हम बात करें, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन 2 शुरुआत किया गया है। तुर्की सीरिया में आए जो भूकंप आया था 7.8 तीव्रता का, उसके बाद जो है तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन 2 शुरू किया गया और यह एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है, निरंतर खोज और बचाव अभियान है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, ये कथन जो है आपका इसमें से सही नहीं है, क्योंकि भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली और बाकी सभी कथन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, सभी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? तो स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है, स्विट्जरलैंड ने, जिसमें कि 100 डिब्बे हैं और 2 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये किया गया है भारत में।
अक्टूबर 2022 में भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक का आयोजन मुंबई एवं दिल्ली में किया गया, मुंबई एवं दिल्ली में। अब आगे देखते हैं, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। तो मोटा अनाज भारतीय मोटा अनाज एवं बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान 6.4% लगाया गया, 6.4%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश, एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश पूछा गया है। तो सिंगापुर है, मॉरिशस है और यूएई है। सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई, ये तीनों क्रम आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा में बद्री नारायण, जिनकी कविता संग्रह है तुमरी के शब्द के लिए। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को, जिनकी कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को, जिनकी उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो भारत ने। पहली बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता। भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। तो ये किया गया उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो विश्व बैंक के रूप में अजय बंगा को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये डीना बेलुआर्ट कौन है। तो डीना बेलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, डीना बेलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नील मोहन को याद रखिएगा, एक नील मोहन जो कि यूट्यूब के सीईओ बने हैं, ये भी नया है इसलिए याद रखिएगा। और मनप्रीत मेनिका सिंह, ये जो है अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही कथन है आपका, पहला सही है। जब मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि HDI 2021-22 में भारत 132वें स्थान पे था। केवल और केवल एक ही सही है। 2021-22 में भारत 132वें स्थान पे प्राप्त हुआ और मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें पे था 2020 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, पहले देख के ही बता दिया गया कि ये सही नहीं है। इसका आयोजन गुजरात में 36वां का हुआ था। शुभंकर साबज एशियाई शेर था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, करेक्ट सत्य नहीं है, बस यही एक सत्य नहीं है। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार के 17वां आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में पेश किया गया। यह जो है सही, पहला कथन आपका सत्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर जहां 8.68% थी, वहीं बिहार की आर्थिक विकास दर 10.98% रही, 98%, ये भी सही है। उसके बाद आर्थिक विकास के मामले में बिहार का देश का स्थान तीसरा है, तो ये भी सही है, यानी कि सभी आपका सही है। 25 देखिए, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग
डैश रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 2.62 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, व्यय किया गया। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। 1937 के विधानसभा चुनाव में ध्यान रखिएगा। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? विधानसभा में आरक्षित सीट की कुल संख्या 40 सही है, 40 सीट है। विधान परिषद में आरक्षित सीट की संख्या 6, ये भी सही है। विधानसभा में सदस्य की संख्या 343, ये गलत है, 243 है वर्तमान में, ठीक है। आगे देखिएगा, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। प्रतिनिधि दिया है और निर्वाचन विधि दिया है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सरपंच का भी प्रत्यक्ष होता है, प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव, गलत है। प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, यही कथन आपका गलत है। अगर हम बात करें, ये जो प्रमुख होता है, प्रमुख बोले या फिर प्रमुख या उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। 1937 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। बिहार की राजकीय गीत को कब अपनाया गया? तो बिहार के राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया। जो गीत है, भारत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, यही गाना है ना, जिसके गीतकार सत्यनारायण है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन है और 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में वर्तमान में क्षेत्र में थे, मगध, अंग और वज्जी संघ। वज्जी संघ वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो गया और अंग भागलपुर मुंगेर, और मगध में तो गया, पटना, नालंदा आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 132। राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने का प्रमाण मिला है? तो इस प्रश्न का आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के दौरान बिहार आया था। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। कहाँ थी? रोहतास। निम्नलिखित में कौन बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध था? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो गंडक नदी से संबंधित है, देखिए इसमें जो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन सभी है, सभी नहरें गंडक नदी से निकलती है और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर बांध से ये तीनों नहरें सिंचाई उद्देश्य से निर्मित की गई है। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा के राजगीर जिले से है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है 37 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? अजय नदी जो है वो उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। मेजी एवं महानदी नेपाल के हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होती है और अजय नदी जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है, दक्षिण बिहार में। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? घोघा झील कटिहार में, अनुपम झील रोहतास में। अनुपम झील का संबंध कैमूर से है, ना कि रोहतास से, यही सम्मिलित नहीं है। बाकी सिमरी झील सहरसा में सभी सम्मिलित है। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेलवे विद्युत कारखाना मधेपुरा में है। कहाँ पे? मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर, पटना और दरभंगा है। शिवहर, पटना और दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए। दी गई श्रृंखला में से समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे आपको सबका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि 2, 3, 5, 7, फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर कीजिएगा, 121 आंसर आएगा। दिए गए विकल्प में से आपको लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 होगा। क्यों होगा बता देते हैं हम आपको। देखिए, 1 गुना कीजिएगा 2 के साथ और 1 जोड़िएगा,
तो कितना हो जाएगा 3 होगा। उसी तरीके 7 को गुना कीजिएगा, फिर 14 प्लस 1 कीजिएगा 105 होगा। तो आंसर आपका 12, इसी क्रम में आपको करना है, 12 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 143 का आंसर जो हो जाएगा, इसमें आंसर डी होगा, क्योंकि आंसर जो आपका आएगा वो 12 मीटर आएगा। आंसर 12 मीटर बना लीजिएगा। 143 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको 12 मीटर इसका आंसर आएगा। और 144 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, इसका आंसर बी देगा आंसर इसका। 145 और इसका आंसर आप ब्लड रिलेशन रीजनिंग का प्रश्न है, ए आंसर होगा बेटी, ठीक है। 146 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा 12,480, 12,480। अगला प्रश्न है 147 इसका आंसर सी हो जाएगा, 6720 आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड 149 नंबर प्रश्न है और 149 नंबर प्रश्न का आंसर आप देखेंगे तो आएगा, सॉरी 1 मिनट लगता है, 148 नंबर प्रश्न छूट गया। हाँ, 148 नंबर प्रश्न इसका आंसर 60 ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम। और 149 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ए 34। और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर 2340 हो जाएगा। तो ये आपका जो 150 प्रश्न था दोस्तों समाप्त हो गया है। उम्मीद करेंगे कि सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।